चलिए अब हम कुछ रूल्स डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, पेमेंट वाउचर, रिफंड वाउचर एंड आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। तो रूल 46 बेसिकली जो बात करता है टैक्स इनवॉइस की, तो हमने देखा था सेक्शन 31 में बेसिकली बताया गया कि जो टैक्स इनवॉइस है इन केस ऑफ गुड्स वो इशू होना चाहिए बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ द गुड्स। गुड्स रिमूव होने से पहले या जिस समय गुड्स रिमूव हो रही है फ्रॉम द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, इन दैट सिचुएशन टैक्स इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। सेक्शन 31 में ही बताया कि टैक्स इनवॉइस के अंदर कुछ पर्टिकुलर्स होने जरूरी हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स, अमाउंट ऑफ द गुड्स, टैक्स अमाउंट चार्ज इन टैक्स इनवॉइस। तो बेसिकली वो सभी पर्टिकुलर्स टैक्स इनवॉइस में होना जरूरी है। उनके अलावा और बहुत सारे पर्टिकुलर्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं रूल 46 के अंदर, जो एक टैक्स इनवॉइस के अंदर होना जरूरी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो एक टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए? A tax invoice referred to in section 31 shall be issued by the registered person। तो एक टैक्स इनवॉइस एक रजिस्टर्ड पर्सन ही इशू कर सकता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। कंटेनिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, तो कौन कौन से पर्टिकुलर्स जो बताए गए हैं, सब्जेक्ट टू रूल 54। तो रूल 54 बेसिकली कुछ स्पेशल केसेस को जो है डिस्क्राइब करता है, जिनको हम डिस्कस भी करेंगे। उन स्पेशल केसेस में जो है रूल 54 अप्लाई होगा। उनके अलावा बाकी जितने भी केसेस है उन केसेस में रजिस्टर्ड पर्सन जो है टैक्स इनवॉइस अगर इशू करता है तो उसके अंदर रूल 46 में जो पर्टिकुलर्स बताए गए हैं वो होना जरूरी है। तो एक टैक्स इनवॉइस के अंदर सबसे पहले बताया गया नेम, एड्रेस एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द सप्लायर। तो मान लीजिए ए है, कुछ गुड्स सेल करता है बी को, और ए जो है वो जीएसटी लॉ के तहत रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में ए जो गुड्स सेल करेगा उनके लिए वो क्या इशू करेगा? टैक्स इनवॉइस इशू करेगा टू मिस्टर बी। और इस टैक्स इनवॉइस में ए जो है, मिस्टर ए जो है, उसका नेम, उसका एड्रेस और उसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होना जरूरी है। नेम का मतलब यहाँ पर जो उसकी फर्म है तो फर्म का नाम होगा। अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में सप्लाई की जा रही है तो जो इंडिविजुअल है उसका नाम होगा। एड्रेस जो है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ जो बिजनेस का एड्रेस है वो होगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो जीएसटीआईएन है वो जो है मेंशन करना होगा टैक्स इनवॉइस पर। तो सप्लायर के रिगार्डिंग नेम, एड्रेस और जीएसटीआईएन नंबर जो है मेंशन किया जाना जरूरी है ऑन द टैक्स इनवॉइस। उसके बाद बताया गया एक कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स इन वन और मल्टीपल सीरीज containing alphabets, numbers, special characters, hyphen or dash and slash, and any combination thereof unique for a financial year। तो जो आपका टैक्स इनवॉइस होगा वो क्या होना चाहिए? सीरियल नंबर्ड होना चाहिए। दैट मींस आप जो टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, लेट्स से टैक्स इनवॉइस नंबर 1, टैक्स इनवॉइस नंबर 2, टैक्स इनवॉइस नंबर 3, इस तरह बेसिकली आप जो है टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। इसमें आप जो है नंबर भी यूज कर सकते हैं, अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं, नंबर और अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में जो टैक्स इनवॉइस इशू किया जाता है वो कुछ इस तरह किया जाता है, जीएसटी 001, जीएसटी 002। तो ऐसे में आप जो है अल्फाबेट्स और नंबर्स का भी एक कॉम्बिनेशन रख सकते हैं, जिसके अंदर आप स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हाइफन है, डैश है, स्लैश है। तो ये जो स्पेशल कैरेक्टर है वो आप जो है यूज कर सकते हैं इन दी टैक्स इनवॉइस नंबर। बट जो मेन बात है, आपका जो टैक्स इनवॉइस होना चाहिए
वो सीरियल नंबर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है आपका टैक्स इनवॉइस नंबर 1 है, उसके बाद आप जो सेकंड इनवॉइस इशू करते हैं उसका जो नंबर है 12 है, उसके बाद जो थर्ड इनवॉइस करते हैं उसका 18 नंबर है। ऐसा नहीं कर सकते। आपका टैक्स इनवॉइस जो है वो सीरियल नंबर्ड होना चाहिए। उसके अलावा आप मल्टीपल सीरीज भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आप जो है एक स्टेट में रजिस्टर्ड है और सेम स्टेट के अंदर, सेम सिटी के अंदर आपकी दो ब्रांचेज है, तो आप दो ब्रांचेज के लिए अलग अलग सीरीज यूज कर सकते हैं। जैसे कि ब्रांच 1001, ब्रांच 1002 और सेकंड ब्रांच के लिए आप सीरीज यूज कर सकते हैं B2002, B2002। तो बेसिकली आप मल्टीपल सीरीज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जो भी सीरीज यूज करेंगे वो सीरियल नंबर्ड होनी जरूरी है। और ये जो सीरीज आप यूज करेंगे ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए यूनिक होनी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने अप्रैल मंथ के लिए 01 से लेकर 99 नंबर तक टैक्स इनवॉइस इशू किए और मई मंथ के अंदर आप फिर से 01 से स्टार्ट कर देते हैं और लेट्स से 57 नंबर तक आपने टैक्स इनवॉइस इशू किए। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप सेम इनवॉइस नंबर पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर दोबारा फिर से यूज नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो इनवॉइस नंबर है वो सीरियल नंबर होना चाहिए। सेकेंडली 16 कैरेक्टर से ज्यादा कैरेक्टर आप यूज नहीं कर सकते हैं। थर्ड, मल्टीपल सीरीज आप यूज कर सकते हैं। फोर्थ, आप अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं, नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स और नंबर्स भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्पेशल कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं। और आपका जो सीरीज होगा, आपका जो सीरियल नंबर होगा वो यूनिक होना चाहिए। पूरे फाइनेंशियल ईयर में आप जो सीरियल नंबर है उनको रिपीट नहीं कर सकते। हाँ, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप जो है सीरीज या सीरियल नंबर को रिपीट कर सकते हैं। दैट मींस फाइनेंशियल ईयर मान लीजिए 2021 के अंदर आपने जो टैक्स इनवॉइस इशू किए वो 01 से लेकर लेट से 110 तक आपने सीरियल नंबर यूज किया। तो अगेन आप फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर फिर से 01 से अपनी सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेन जो रिस्ट्रिक्शन है, सेम फाइनेंशियल ईयर में आप सीरीज को जो है रिपीट नहीं कर सकते। आप सेम इनवॉइस नंबर यूज नहीं कर सकते जो ऑलरेडी आप उस फाइनेंशियल ईयर में यूज कर चुके हैं। तो आपका टैक्स इनवॉइस क्या होना चाहिए? सीरियल नंबर। दैट मींस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ऐसे आपका जो है टैक्स इनवॉइस इशू होना चाहिए। उसके बाद टैक्स इनवॉइस के अंदर डेट ऑफ इट्स इशू, कब आपने टैक्स इनवॉइस इशू किया है वो डेट मेंशन होनी चाहिए। नेम, एड्रेस एंड जीएसटीएन नंबर और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द बायर इफ ही इज रजिस्टर्ड। अगर बायर जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है तो उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर टैक्स इनवॉइस के अंदर मेंशन होना जरूरी है। तो आप देखेंगे जब भी एक टैक्स इनवॉइस आप इशू करते हैं तो उसके अंदर आप जो है एक तरफ जो सप्लायर है उसका नेम, एड्रेस, जीएसटीएन नंबर लेते हैं और उसके बाद जो है बायर है, रेसिपिएंट है, उसका नेम, एड्रेस और गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर मेंशन करते हैं। आफ्टर दैट नेक्स्ट, इफ बायर इज नॉट रजिस्टर्ड, अगर बायर जो है जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है और जो गुड्स सप्लाई की जा रही है उनकी वैल्यू 50,000 रुपए या उससे ज्यादा है, in that situation name and address of the recipient and address of the delivery along with the name of the state and its code if such recipient is unregistered
where the value of taxable supply is 50,000 rupees or more। तो जनरली एक सवाल हमारे सामने प्रैक्टिकली भी आता है कि सर मान लीजिए मैं जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड हूं और कोई व्यक्ति मुझसे सामान खरीदता है, लेकिन वो अपना एड्रेस मुझे नहीं बताता है। वो क्या करता है, सिंपली मुझसे इनवॉइस लेता है और मुझसे जो गुड्स है वो कलेक्ट करता है और चला जाता है। तो ऐसे में मेरी क्या लायबिलिटी है? तो अगर आप किसी भी व्यक्ति को सामान सेल करते हैं, गुड्स सेल करते हैं, और जो बायर है वो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है और जो वैल्यू है वो 50,000 या उससे ज्यादा है, तो ध्यान रखें इनवॉइस के अंदर नेम, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, एड्रेस ऑफ द डिलीवरी अलोंग विद द स्टेट मेंशन करना जरूरी है। अदरवाइज ये डिफॉल्ट माना जाएगा अगर आप ये पर्टिकुलर्स मेंशन नहीं करते हैं। अगर गुड्स की वैल्यू जो है वो 50,000 रुपए से कम है, तो ऐसे में आपके लिए ऑप्शनल है, आप नेम, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, एड्रेस ऑफ द डिलीवरी, स्टेट कोड जो है मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप स्किप करना चाहते हैं, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर रेसिपिएंट है, बायर जो है वो आपको अपनी डिटेल्स, अपने पर्टिकुलर्स अवेलेबल कराता है और वो कहता है कि टैक्स इनवॉइस के अंदर उसको नेम एड्रेस चाहिए, तो आपको मेंशन करना जरूरी है। नेम, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, एड्रेस ऑफ द डिलीवरी along with the name of the state and its code if such recipient is unregistered, where the value of the taxable supply is less than 50,000 rupees and the recipient requests that such details are to be recorded in the tax invoice। तो अगर वैल्यू 50,000 रुपए से कम है, बायर अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसे में आपके लिए जो पर्टिकुलर्स है, नेम, एड्रेस, डिलीवरी, स्टेट, ये ऑप्शनल है। लेकिन अगर बायर रिक्वेस्ट करता है टैक्स इनवॉइस पर ये मेंशन किया जाना चाहिए, तो ऐसे में आप टैक्स इनवॉइस पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट जो पर्टिकुलर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, HSN कोड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मैं बात करूं HSN की, तो ये एक बेसिकली इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यूज किया जाता था और इसी कॉन्सेप्ट को गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर भी कैरी किया गया। तो HSN कोड बेसिकली एक कोड है जो वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल लेवल पर किसी गुड्स को जो है, किसी सर्विसेज को जो है स्पेसिफाई करने के लिए दिया जाता है और ये जो कोड है वर्ल्ड वाइड सेम रहता है। आप उस कोड से उस गुड्स को किसी भी कंट्री के अंदर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं जीएसटी लॉ में जब आप टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं तो टैक्स इनवॉइस के अंदर HSN कोड मेंशन करना जरूरी है। गुड्स के रिगार्डिंग इन्हें HSN कोड कहा जाता है, सर्विसेज के रिगार्डिंग इन्हें सर्विस अकाउंटिंग कोड कहा जाता है। तो अगर मैं बात करूं रिसेंटली जो एक अपडेट किया गया था उसके अकॉर्डिंगली HSN कोड मेंशन करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर सप्लायर की टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, तो ऐसे में 4 डिजिट HSN कोड मेंशन करना जरूरी है। अगर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो 6 डिजिट HSN कोड मेंशन करना जरूरी है टैक्स इनवॉइस पर। कोई रिलैक्सेशन नहीं दी गई है HSN कोड के रिगार्डिंग, सभी सप्लायर्स को मेंशन करना जरूरी है। अगर टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है, एग्रीगेट टर्नओवर, तो 4 डिजिट का HSN कोड मेंशन करना जरूरी है। अगर टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो 6 डिजिट का HSN कोड मेंशन करना जरूरी है ऑन द टैक्स इनवॉइस। ये जो HSN कोड है बेसिकली 8 डिजिट तक होता है, लेकिन अभी जो रिक्वायरमेंट है 5 करोड़ रुपए तक 4 डिजिट, 5 करोड़ से ज्यादा 6 डिजिट का HSN कोड मेंशन करना जरूरी है इन दी टैक्स इनवॉइस। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो भी गुड्स और सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हैं
उनकी डिस्क्रिप्शन आपको देनी जरूरी है, वो क्या गुड्स है, क्या नेचर है। क्वांटिटी इन केस ऑफ गुड्स, अगर गुड्स की सप्लाई की जा रही है तो आपको क्वांटिटी भी बतानी होगी, कितनी क्वांटिटी में आप वो गुड्स सप्लाई कर रहे हैं। सर्विसेज के केस में जनरली क्वांटिटी होती ही नहीं है, तो इसलिए यहां पर कहा गया क्वांटिटी इन केस ऑफ गुड्स एंड यूनिट और यूनिक क्वांटिटी कोड देयर ऑफ। तो जनरली जो क्वांटिटी होती है उसके लिए कोई ना कोई यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मान लीजिए पीसीज में कोई गुड सप्लाई कर रहे हैं, लेट से ये एक पेन है और आपको मान लीजिए 100 पेन्स आप सप्लाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो दैट मींस 100 पीसेज ऑफ पेन आप जो है सप्लाई कर रहे हैं, और इसको कहा जाता है यूनिक क्वांटिटी कोड, जिसको बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में पीसीएस जो है डिफाइन किया गया है। तो हम देखते हैं जीएसटी लॉ में जब आप जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हैं, जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, तो वहां पर आप जो है गुड्स की क्वांटिटी भी मेंशन करते हैं। तो उस क्वांटिटी में आपको सेलेक्ट करना होता है जो गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं, क्या वो पीसीज में है, या फिर वो बॉक्सेस में है, या फिर वो पेयर्स में है, या फिर वो किलोग्राम में है। तो बेसिकली जो क्वांटिटी आइडेंटिफाई करने का जो मेजरमेंट है वो आपको मेंशन करना होता है, और उस मेजरमेंट के लिए यूनिक क्वांटिटी कोड डिफाइन किया गया है जीएसटी लॉ में। तो वो यूनिक क्वांटिटी कोड भी आपको साथ में मेंशन करना होगा। अगर मान लीजिए आप 10 बॉक्सेस सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में आप जो है 10 क्वांटिटी लिखेंगे, साथ में जो यूनिक क्वांटिटी कोड है वो भी मेंशन करेंगे। उसके बाद टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो जो भी आपने उस टैक्स इनवॉइस के जरिए गुड्स की सप्लाई की है, लेट से उसके अंदर है 10 आइटम्स, तो उन 10 आइटम्स को की जो टोटल वैल्यू है वो आप जो है मेंशन करेंगे टैक्स इनवॉइस के अंदर। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टेकिंग इनटू अकाउंट डिस्काउंट और अबेटमेंट इफ एनी। तो अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया है, कोई अबेटमेंट दी है, तो वो वैल्यू भी आप जो है टैक्स इनवॉइस के अंदर मेंशन करेंगे। जो गुड्स या जो सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हैं, उस गुड्स या उस सर्विस पर जो भी टैक्स रेट है, रेट ऑफ टैक्स है, वो आप मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल 5% टैक्स रेट है, तो ऐसे में अगर इंट्रास्टेट सप्लाई है तो 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। अगर 18% है इंट्रास्टेट सप्लाई है, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी। तो आपको बेसिकली सेंट्रल टैक्स रेट अलग से डिफाइन करनी है, स्टेट टैक्स रेट अलग से डिफाइन करनी है। अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो ऐसे में आप आईजीएसटी टैक्स रेट मेंशन करेंगे। यूनियन टेरिटरी के केस में यूनियन टेरिटरी टैक्स रेट, और अगर सेस एप्लीकेबल है तो सेस रेट भी आप जो है टैक्स इनवॉइस के अंदर मेंशन करेंगे। अमाउंट ऑफ टैक्स चार्ज, तो रेट ऑफ टैक्स के बाद आपको अमाउंट ऑफ टैक्स भी बताना जरूरी है। 1 लाख रुपीस की मान लीजिए टैक्सेबल वैल्यू है, उस पर 9% सीजीएसटी है, तो आपको 9% भी बताना होगा, साथ में 9000 की जो वैल्यू आती है वो भी बतानी होगी। सेम वे में 9% एसजीएसटी आपको बताना होगा, और 9000 की जो वैल्यू है वो भी आपको बतानी होगी। तो दैट मींस टैक्स रेट अलोंग विद टैक्स अमाउंट, दोनों ही बातें आप जो है टैक्स इनवॉइस के अंदर मेंशन करेंगे। एड्रेस ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई along with the name of the state in the case of supply in the course of interstate trade or commerce। तो अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, ऐसे में आपको प्लेस ऑफ सप्लाई भी बताना जरूरी होगा। ऐसा इसलिए मैंने आपको बताया था जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। दैट मींस जिस स्टेट में, जिस यूनियन टेरिटरी में गुड्स कंज्यूम की जाएंगी, उस पर जो टैक्स का जो राइट होगा उस स्टेट या उस यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट का होगा। तो ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई से ही हमें पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर गुड्स किस स्टेट में, किस यूनियन टेरिटरी में कंज्यूम की जाएंगी। तो मान लीजिए ए है और ये मिस्टर बी है, ए के द्वारा बी को सेल की जा रही है। ए जो है वो हरियाणा में रजिस्टर्ड है,
बी जो है वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है और प्लेस ऑफ सप्लाई मान लीजिए वो है दिल्ली, तो ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई मेंशन करना जरूरी है टैक्स इनवॉइस के अंदर। हाँ, अगर इंट्रास्टेट सप्लाई है तो ऐसे में प्लेस ऑफ सप्लाई इररिलेवेंट हो जाती है, क्योंकि जिस स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हैं उसी स्टेट पर उस गवर्नमेंट का राइट है। इंट्रास्टेट सप्लाई के केस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इसलिए कहा गया इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर आपको यह बताना जरूरी है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, ताकि गवर्नमेंट जो है अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पर जो जिस गवर्नमेंट का उस टैक्स पर राइट है उसको जो है वो अपोर्शन कर पाती है। एड्रेस ऑफ डिलीवरी वेयर द सेम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अगर प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो डिफरेंट है और एड्रेस ऑफ डिलीवरी जो है डिफरेंट है, तो ऐसे में आपको एड्रेस ऑफ डिलीवरी भी मेंशन करना जरूरी है। वेदर द टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। अगर मान लीजिए लेट से ए है और ये मिस्टर बी को सेल कर रहे हैं, और ये जिन गुड्स की सेल कर रहे हैं वो जो है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कवर होता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अंदर, तो ऐसे में बी जो है एज ए रेसिपिएंट इन गुड्स पर टैक्स पे करते हैं। लेकिन अब मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर ए एक टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे, लेकिन इस टैक्स इनवॉइस में वो जो है टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एज ए रेसिपिएंट बी को टैक्स पे करने की लायबिलिटी है, ए को टैक्स पे करने की लायबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में कहा गया अगर ऐसी कोई बात है तो ए क्या करेंगे, टैक्स इनवॉइस के अंदर मेंशन करेंगे कि ये जो सप्लाई है ये सप्लाई है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जिस पर रेसिपिएंट को टैक्स पे करने की जरूरत है, एज ए सप्लायर मुझे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में अगर कोई भी सप्लायर ऐसी सप्लाई कर रहा है जिस पर रिवर्स चार्ज बेसिस पर रेसिपिएंट को टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है, तो सप्लायर अपने इनवॉइस के अंदर ये मेंशन करेगा टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रेसिपिएंट। उसके बाद सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। तो जो आपका इनवॉइस है उस पर साइन होने चाहिए, किसके, जो भी सप्लायर है वो करे, या फिर सप्लायर के द्वारा कोई और व्यक्ति जो है ऑथराइज किया गया है तो वो व्यक्ति जो है साइन कर सकता है। उसके अलावा क्विक रेफरेंस कोड हैविंग एम्बेडेड इनवॉइस रेफरेंस नंबर इन इट in case invoice has been issued in the manner prescribed under rule 48 sub rule 4। तो बेसिकली सब रूल 4 में बताया गया है कि जिस भी सप्लायर के केस में जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में उस सप्लायर को क्या करना होगा, उस सप्लायर को ई इनवॉइस जनरेट करना होगा। तो ऐसे में ई इनवॉइस के केस में आप क्या कर सकते हैं, जो क्विक रेफरेंस नंबर है, कोड है, वो आप जो है जनरेट करेंगे और जो है इनवॉइस पर मेंशन करेंगे। क्विक रेफरेंस कोड के साथ क्या होना चाहिए, इनवॉइस रेफरेंस नंबर आपका एम्बेडेड होना चाहिए, उसके साथ लिंक होना चाहिए। तो ये बेसिकली रूल 46 के जो है पर्टिकुलर्स है जो एक इनवॉइस के अंदर होना जरूरी है। और जनरली अगर आप किसी भी इनवॉइस को के अंदर देखेंगे तो ये सभी पर्टिकुलर्स आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? अगर इनमें से कोई भी पर्टिकुलर आपने मेंशन नहीं किया है, आप उसका कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आप एक गलत टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं, जिसके लिए आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है, और साथ में जो बायर है, जो रेसिपिएंट है, उसको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने में दिक्कत आ सकती है। तो मेक श्योर जब भी आप इनवॉइस इशू करें, आप जो है इन पर्टिकुलर्स को इंक्लूड करें। बहुत बार देखा गया है, सवाल किया जाता है कि सर इनवॉइस का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। आप फॉर्मेट कोई भी रख सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट आप यूज कर सकते हैं, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं, बट जो पर्टिकुलर्स रूल 46 में बताए गए हैं और सेक्शन 31 में बताए गए हैं, उनका मेंशन होना जरूरी है टैक्स इनवॉइस पर। आफ्टर दैट रूल 46 के अंदर बताया गया कि गवर्नमेंट चाहे तो सर्टेन कैटेगरी ऑफ पर्संस को जो है एचएसएन कोड से जो है एग्जम्प्ट कर सकती है, जिनको जो है एचएसएन कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं है, या फिर कुछ ऐसी कैटेगरी ऑफ जो है पर्संस को नोटिफाई कर सकती है जिनके केस में जो है एचएसएन कोड जो है
अलग तरीके से जो है डिफाइन किए जाएंगे, मेंशन किए जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है वो 4 डिजिट एचएसएन कोड मेंशन करेंगे, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है वो 6 डिजिट एचएसएन कोड मेंशन करेंगे। तो प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ एचएसएन कोड फॉर गुड्स और सर्विसेज दैट ए क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू बी मेंशन। तो कितने नंबर, डिजिट नंबर जो है एचएसएन कोड मेंशन करना है, ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा बताया जा सकता है और बताया भी गया है। नोटिफिकेशन नंबर 78/2020 इशू की गई है, जिसके अंदर बताया गया 5 करोड़ तक की टर्नओवर के लिए 4 डिजिट, 5 करोड़ से ज्यादा तक की टर्नओवर के लिए 6 डिजिट। एक क्लास ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर विच स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डिजिट ऑफ HSN कोड shall be required to be mentioned by all registered taxpayer. The class of registered person that would not be required to mention the HSN code for goods or services for such period as may be prescribed. तो कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए यह बताया जा सकता है कि कुछ क्लास ऑफ पर्संस को, रजिस्टर्ड पर्संस को HSN कोड मेंशन करना जरूरी नहीं है। तो ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एक जो नोटिफिकेशन है अर्लियर ही जब जीएसटी लॉ लाया गया था तब इशू की गई थी, जिसमें कहा गया था कि जिनकी भी टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ रुपीस तक है उनको HSN कोड मेंशन करना जरूरी नहीं है। जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपीस तक है उनको 2 डिजिट का HSN कोड मेंशन करना जरूरी था। 5 करोड़ से ज्यादा की टर्नओवर के लिए 4 डिजिट का HSN कोड मेंशन करना जरूरी था। हालांकि आज की डेट में वो नोटिफिकेशन जो है वो डिलीट की जा चुकी है, अबोलिश की जा चुकी है। The class of registered person that would not be required to mention the HSN code for goods or services, और कुछ क्लास ऑफ पर्संस को जो है नोटिफाई कर सकती है जहां पर HSN कोड मेंशन करना जरूरी नहीं है। तो अर्लियर मैंने आपको बताया था नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 इशू की गई थी। हालांकि आज की डेट में ये नोटिफिकेशन रेलिवेंट नहीं है। आज की डेट में नोटिफिकेशन नंबर 78/2020 एप्लीकेबल है। तो इसको अगर आप देखेंगे 78/2020 को, इसमें बताया गया है जिनकी भी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए तक है उनको 4 डिजिट का HSN कोड मेंशन करना जरूरी है। जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनको 6 डिजिट का HSN कोड मेंशन करना जरूरी है। उसके अलावा एक राहत यहां पर दी गई है, प्रोवाइडेड दैट ए रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर may not mention the number of digit of HSN code as specified in the entry number 3, column number 3 in a tax invoice issued by him under the said rules in respect of a supply made to unregistered person। तो अगर आप जो सप्लाई कर रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हैं, आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो ऐसे में आपको जो है HSN कोड मेंशन करना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन ओनली इन केस ऑफ सप्लाई टू ए अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में 4 डिजिट और 6 डिजिट का जो है रूल अप्लाई हो जाता है। आफ्टर दैट, provided further that where an invoice is required to be issued under clause F of subsection 3 of section 31, a registered person may issue a consolidated invoice at the end of the month for the supplies covered under section 9 subsection 4. The aggregate value of such supply exceeds rupees 500 in a day from or all of the supplier. तो basically section 31 सबसेक्शन 3 क्लोज एफ के अंडर बताया गया था कि इन केस ऑफ ए पर्सन जहां पर रेसिपिएंट को अंडर आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है, तो वो एक क्या करेगा, वो एक इनवॉइस इशू करेगा। तो उस इनवॉइस के रिगार्डिंग बताया गया है कि वो इनवॉइस जो है कंसोलिडेटेड बेसिस पर इन द एंड ऑफ द मंथ इशू किया जा सकता है, क्योंकि सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 दोनों के केस में ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है। लेकिन यहां पर बात की गई है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 की, जिसके केस में अगर नोटिफाइड रेसिपिएंट नोटिफाइड सप्लाई रिसीव करता है, इन दैट सिचुएशन जो है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के तहत रेसिपिएंट को टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है। और ऐसे में रेसिपिएंट जो है वो इनवॉइस इशू करेगा
और उस इनवॉइस के बेस पर वो अपनी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की जो लायबिलिटी है उसको डिस्चार्ज करेगा। तो उसके लिए बताया गया पूरे महीने भर के लिए एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू किया जा सकता है बाय द रेसिपिएंट। यहां पर ध्यान रखें, रेसिपिएंट को जो है इनवॉइस इशू करने की जरूरत है अंडर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लोज एफ के तहत। और यहां पर कहा गया कि अगर एग्रीगेट वैल्यू जो है वो 5,000 रुपए से ज्यादा है इन ए डे फ्रॉम एनी और ऑल ऑफ दी सप्लायर, तो अगर एक सप्लायर से या सभी सप्लायर्स को मिलाकर 5,000 रुपए से ज्यादा है तो ऐसे में एक जो है सिंगल इनवॉइस भी इशू किया जा सकता है। Provided also that in the case of the export of goods or services, the invoice shall carry an endorsement, supply meant for export, supply to SEZ unit, SEZ developer or authorized operation on payment of integrated tax, या फिर supply meant for export, supply to SEZ unit, SEZ developer for authorized operation under bond or letter of undertaking, that is LUT, without payment of integrated tax, as the case may be, and shall in lieu of the details specified in clause E contain the following details, that is name and address of the recipient, address of delivery and name of the country of the destination। तो जनरली जब एक्सपोर्ट किया जाता है तो एक्सपोर्ट जो है दो तरीके से किया जा सकता है अंडर जीएसटी, दैट इज विद पेमेंट ऑफ टैक्स एंड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो विद पेमेंट ऑफ टैक्स में आप जो है आईजीएसटी पे करते हैं, और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में अगेन आप बॉन्ड के अगेंस्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के अगेंस्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर कहा गया कि दोनों ही केसेस में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट के केस में जो इनवॉइस आप बनाएंगे उस इनवॉइस के अंदर एक इंडोर्समेंट का होना जरूरी है कि ये जो सप्लाई की गई है ये पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट के लिए की गई है। अगर एसईजेड यूनिट को की गई है तो सप्लाई टू एसईजेड यूनिट की गई है, अगर एसईजेड डेवलपर को की गई है तो सप्लाई टू एसईजेड डेवलपर को की गई है। विद पेमेंट और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जो भी है आपने जिस तरीके से भी एक्सपोर्ट किया है वो आप उस इनवॉइस के अंदर मेंशन करेंगे। और उसके अलावा कहा कि जो क्लोज ई के तहत आपको बताना होता है नेम एड्रेस एंड जीएसटीएन ऑफ द रेसिपिएंट, तो वो आपको यहां पर बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको जो है सिर्फ नेम बताना है, एड्रेस बताना है, एड्रेस ऑफ डिलीवरी बताना है, और जो कंट्री है उस कंट्री का नाम बताना है जो डेस्टिनेशन है, दैट मीन जहां पर आप गुड्स सेंड कर रहे हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट ए रजिस्टर्ड पर्सन other than the supplier engaged in the supply of services by way of admission to exhibition of cinematography films in multiplex screens may not issue a tax invoice in accordance with the provision of clause B of subsection 3 of section 31 subject to the following conditions। तो सेक्शन 31 में बताया भी गया था कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ व्यक्तियों को जो है टैक्स इनवॉइस इशू करने से जो है मना कर सकती है, दैट मींस उनको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर कहा गया कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन सप्लायर एंगेज्ड इन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू द एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स, जो सप्लायर है जो सर्विसेज में एंगेज्ड है, कौन सी सर्विस, एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, इनके अलावा बाकी जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं अगर वो सप्लाई कर रहे हैं किसको, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो कि है नॉट ए रजिस्टर्ड पर्सन, एंड सच रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर सच इनवॉइस, और उस रेसिपिएंट को उस इनवॉइस की जरूरत नहीं है। तो ऐसे केस में बताया गया कि आपको सेपरेट टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मिस्टर ए एक सप्लायर है, जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, ये बी को गुड्स सेल करते हैं, सी को गुड्स सेल करते हैं, डी को गुड्स सेल करते हैं, ई को गुड्स सेल करते हैं, और ये सभी जो व्यक्ति है ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है
और इनको इनवॉइस की जरूरत भी नहीं है। तो ऐसे में कहा गया इन सब के लिए एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू किया जा सकता है इन द क्लोज ऑफ द ईच डे। एक दिन में जितने भी सप्लाई आप ऐसे व्यक्तियों को करते हैं उनके रिगार्डिंग एक इनवॉइस आप जो है वो बना सकते हैं, इशू कर सकते हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट ए रजिस्टर्ड पर्सन may not issue a tax invoice in accordance with the provision of clause B subsection 3 of section 31 subject to the following conditions। क्या conditions बताई गई? The recipient is not a registered person and second the recipient does not require such invoice। recipient registered भी नहीं है और उसको invoice की जरूरत भी नहीं है। shall issue a consolidated tax invoice for such supplies at the close of each day in respect of all such supplies। तो इन सभी सप्लाईज के लिए वो क्या कर सकता है? एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस बना सकता है, इशू कर सकता है। तो सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लोज बी में बेसिकली पावर दी गई थी, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ क्लास ऑफ पर्संस को जो है वो नोटिफाई कर सकती है, बता सकती है कि उनको टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, या फिर जो टैक्स इनवॉइस इशू करने का जो मैनर है वो अलग हो सकता है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और हिज ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव shall not be required in the case of issuance of an electronic invoice in accordance with the provision of the Information Technology Act 2000। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस ई इनवॉइस जनरेट किया जा रहा है तो वहां पर डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस as mentioned therein specify that the tax invoice shall have quick reference code। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है जिन केसेस में क्विक रेफरेंस कोड होना जरूरी है, और गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर भी रखा है। तो यहाँ पर जो टाइम टू टाइम अपडेट्स हैं वो आपको साथ में दिए गए हैं, जिनको आप जो है रीड कर सकते हैं। हालांकि प्रोविजंस के अंदर हमने कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर क्विक रेफरेंस कोड के रिगार्डिंग बताया गया है कि जो क्विक रेफरेंस कोड है नोटिफिकेशन नंबर 14/2020, जिसमें कहा गया कि hereby notifies that an invoice issued by a registered person whose aggregate turnover in a financial year exceeds 500 crore rupees other than those referred to in sub rule 2, sub rule 3, sub rule 4, 4A of rule 54 and registered person referred to in section 14 of the IGST Act to an unregistered person shall have dynamic quick reference code, provided that where such registered person make a dynamic quick response code available to the recipient through a digital display, such B2C invoice issued by such registered person containing cross reference of the payment using a dynamic quick response code shall be deemed to be having quick response QR code। तो बेसिकली जिनकी भी एग्रीगेट टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में उन लोगों को जो वो सप्लाई करेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन को, B2C सप्लाई, दैट मींस बिजनेस टू कंज्यूमर सप्लाई, तो उन लोगों को क्या करना होगा, एक क्विक रेफरेंस कोड जनरेट करना होगा और उस इनवॉइस पर वो क्विक रेफरेंस कोड होना चाहिए, और उस क्विक रेफरेंस कोड को यूज करते हुए जो है वो जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है वो पेमेंट कर सकता है। तो ये जो है 1 अक्टूबर 2020 से जो है ऑलरेडी एप्लीकेबल हो चुका है। जिनकी भी टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है उनके केसेस में क्विक रेफरेंस कोड जो है होना जरूरी है, जो भी सप्लाई की जाती है अनरजिस्टर्ड पर्सन को। एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जिनकी भी टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है उनको ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, और जिनकी भी टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है उनको ई इनवॉइस के साथ जो है QR कोड मेंशन करना भी जरूरी है।
अगर वो सप्लाई जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन को की जा रही है। उसके बाद रूल 46A, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई। तो अभी तक बेसिकली हमने डिस्कस किया कि अगर आप टैक्सेबल गुड्स सप्लाई करते हैं तो आप क्या करते हैं, टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं। और अगर आप एग्जम्प्टेड गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तो आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हैं। दो अलग अलग डॉक्यूमेंट है, अलग अलग तरह की सप्लाई के लिए इशू किए जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप टैक्सेबल गुड्स एज वेल एज एग्जम्प्टेड गुड्स दोनों ही गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में कहा गया कि अगर ये सप्लाई की जा रही है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो ऐसे में आप कंबाइन इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हैं। दैट मीन्स एक ही इनवॉइस में आप टैक्सेबल गुड्स एज वेल एज एग्जम्प्टेड गुड्स दोनों ही सप्लाई कर सकते हैं। Notwithstanding anything contained in Rule 46 or Rule 49 or Rule 54, where a registered person is supplying taxable as well as exempted goods or services or both to an unregistered person, a single invoice cum bill of supply may be issued for all such supplies. तो अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आप टैक्सेबल एज वेल एज एग्जम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो एक ही इनवॉइस के अंदर आप दोनों मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर दैट रूल 47, टाइम लिमिट फॉर इशूइंग टैक्स इनवॉइस। तो हमने देखा था कि गुड्स के केस में कहा गया कि ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स, जबकि सर्विसेज के केस में बताया गया था एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो यहां पर बताया गया है इन केस ऑफ सर्विसेज टैक्स इनवॉइस शुड बी इशूड, शैल बी इशूड विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विस। तो जब हमने सेक्शन 31 को डिस्कस किया था तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि अगर सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस प्रोवाइड करने से पहले भी आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने के बाद भी आप टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक लिमिट लगा दी गई कि सर्विस प्रोवाइड करने के बाद 30 दिन के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना होगा। तो सर्विसेज जब भी आप प्रोवाइड कर देते हैं तो उसके 30 दिन के अंदर 30 डेज के अंदर आपको टैक्स इनवॉइस इशू करना जरूरी है। उससे पहले आप कितना भी पहले इशू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मान लीजिए आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी और आपने टैक्स इनवॉइस इशू ही नहीं किया, तो ऐसे में गवर्नमेंट को तो टैक्स मिलेगा ही नहीं और आप क्या करेंगे, टैक्स इवेजन करेंगे। तो इसके लिए कहा गया सर्विस प्रोवाइड करने के 30 दिन के अंदर टैक्स इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। Provided that where the supplier of services is an insurer, banking company, financial institutions, non-banking financial company, the period within which the invoice or any document in lieu thereof is to be issued shall be 45 days. तो बैंक के केस में, इंश्योरेंस कंपनीज के केस में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के केस में जो है ये लिमिट 45 डेज की गई है। दैट मीन जब वो सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं उसके 45 दिन के अंदर वो इनवॉइस इशू कर सकते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट एन इंश्योरर और ए बैंकिंग कंपनी और ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और ए टेलीकॉम ऑपरेटर और एनी अदर क्लास ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज as may be notified by the government on the recommendation of the council making taxable supply of services between distinct person as specified in section 25 may issue the invoice before or at the time of such supplier records the same in his books of accounts or before the expiry of the quarter during which the supply was made। तो डिस्टिंक्ट पर्सन बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, वो हरियाणा में रजिस्टर्ड है और मिस्टर एक्स सेम पैन पर दिल्ली में भी रजिस्टर्ड है।
तो ऐसे में ये दोनों ही एंटिटीज जो है, दोनों ही यूनिट्स जो है वो डिस्टिंक्ट पर्सन मानी जाती है। तो जब हरियाणा से दिल्ली में मिस्टर एक्स अपनी ही एंटिटी को, अपनी ही यूनिट को सप्लाई करते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो इन दैट सिचुएशन कहा गया कि जो टैक्स इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए वो जब दिल्ली यूनिट के द्वारा वो रिसिप्ट जो है, सर्विसेज उन्होंने जो रिसीव की है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, या फिर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर। जिस क्वार्टर में मान लीजिए अप्रैल मंथ में सर्विस दी गई है, तो अप्रैल, मई, जून, तो 30 जून जो एंड ऑफ द क्वार्टर है वहां तक आपका जो है इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए इन केस ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। तो में जब भी सप्लायर सर्विस देगा और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा, या फिर उस क्वार्टर के एंड होने तक जो है इनवॉइस इशू कर सकता है। आफ्टर दैट रूल 48, मैनर ऑफ इशूइंग टैक्स इनवॉइस। तो मैनर जो बताया गया कि अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में आप जो इनवॉइस प्रिपेयर करेंगे, इनवॉइस जो इशू करेंगे, वो बेसिकली ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट। एक इनवॉइस को आप जो है बेसिकली 3 तरह से प्रिपेयर करेंगे। ओरिजिनल इनवॉइस जो है वो आप बायर को देंगे, डुप्लीकेट कॉपी जो है वो सप्लायर अपने यहां मेंटेन करेगा, और ट्रिप्लीकेट कॉपी जो है वो ट्रांसपोर्टर को प्रोवाइड की जाती है। अगर आपकी गुड्स जो है सेलर सप्लायर प्लेस से बायर प्लेस तक मूव करती है, तो ऐसे में अगर वो ट्रांसपोर्टर के जरिए गुड्स मूव कर रही हैं, तो ट्रिप्लीकेट कॉपी जो है ट्रांसपोर्टर के पास होनी चाहिए। तो इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड इन ट्रिप्लीकेट। तो आप जो है इनवॉइस को तीन कॉपीज के अंदर प्रिपेयर करेंगे। ओरिजिनल कॉपी बीइंग मार्क्ड एज ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट, उस पर ओरिजिनल लिखा होना जरूरी है। डुप्लीकेट कॉपी बीइंग मार्क्ड एज डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, तो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, उस पर जो है डुप्लीकेट लिखा होना जरूरी है। और ट्रिप्लीकेट कॉपी फॉर सप्लायर, तो यहाँ पर डुप्लीकेट कॉपी है ट्रांसपोर्टर के लिए और ट्रिप्लीकेट कॉपी है सप्लायर अपने यहाँ मेंटेन करेगा। अगर सर्विसेज के लिए इनवॉइस जनरेट किया जाना है, तो सर्विसेज के केस में कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती है, तो ऐसे केस में सिर्फ 2 ही कॉपीज जो है प्रिपेयर की जाएंगी, ओरिजिनल कॉपी बायर के लिए, रेसिपिएंट के लिए, और डुप्लीकेट कॉपी सप्लायर के लिए। द सीरियल नंबर ऑफ इनवॉइस issued during a tax period shall be furnished electronically through the common portal in GSTR1। तो ये ऑलरेडी, अगर हम बात करें, ए जो है बी को कोई सप्लाई करता है, कोई गुड्स सेल करता है, तो ऐसे में ए क्या करेगा, ए जब GSTR1 फाइल करेगा, जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा, उस रिटर्न के अंदर गवर्नमेंट को यह बताएगा कि उसने पर्टिकुलर पीरियड के अंदर मिस्टर बी को कौन सी गुड सप्लाई की है, कितनी अमाउंट की गुड सप्लाई की है, उस पर कितना टैक्स चार्ज किया है। और जब मिस्टर ए GSTR1 फाइल कर देता है, उसके बाद मिस्टर बी जो है GSTR2A के अंदर, 2B के अंदर देख सकते हैं कि मिस्टर ए के द्वारा GSTR1 के अंदर जो डिटेल्स है क्या वो सही से फाइल की गई है या नहीं। और इसी GSTR2A 2B के बेसिस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम मिस्टर बी को मिलता है। तो हम जो बात कर रहे थे कि जो बायर टैक्स पे करता है उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करता है, उसके लिए बहुत सारी कंडीशन जो है जीएसटी लॉ में बताई गई है। तो उसी में से एक कंडीशन है कि जिस सप्लाई के लिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं, वो सप्लाई आपका GSTR2A GSTR2B के अंदर होनी जरूरी है। अगर वो GSTR2A GSTR2B के अंदर नहीं है, तो आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। और ये तभी आपके GSTR2A या 2B में आती है
जब सप्लायर के द्वारा सही सही GSTR1 फाइल की गई। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो सीरियल नंबर है इनवॉइस का इशूड जो किए गए हैं ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड, वो क्या किए जाएंगे, GSTR1 के अंदर वो डिटेल्स जो है गवर्नमेंट को फाइल की जाएंगी, फर्निश की जाएंगी। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कुछ केसेस में जहां पर टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है, वहां पर ई इनवॉइस जो है कंपलसरी कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया। द इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन as may be notified by the government on the recommendation of the council by including such particulars contained in form GSTINV01 after obtaining an invoice reference number, that is IRN, by uploading information contained therein on the common goods and service tax electronic portal in such manner and subject to such conditions as may be prescribed। तो बेसिकली यहां पर बताया गया है कि कुछ सप्लायर जिनको नोटिफाई किया गया है, वो सप्लायर क्या करेंगे, जब भी कोई सप्लाई करेंगे वो उन सप्लाई की जो डिटेल्स है वो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमन पोर्टल पर अपलोड करेंगे और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉमन पोर्टल से एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट किया जाएगा और वो इनवॉइस रेफरेंस नंबर जो है आप जो आपका इनवॉइस है उस पर मेंशन होना जरूरी है। अगर आप लोगों में से कुछ को ईवे बिल के रिगार्डिंग नॉलेज है, ईवे बिल के रिगार्डिंग पता है, जैसे आप ईवे बिल के रिगार्डिंग जो इनवॉइस की इंफॉर्मेशन है आप ईवे बिल पोर्टल पर अपलोड करते हैं और उसके बाद एक ईवे बिल नंबर जनरेट किया जाता है। सेम वे में इनवॉइस रेफरेंस नंबर के जो ई इनवॉइस के केस में आपकी जो सप्लाईज की डिटेल है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमन पोर्टल पर जो है अपलोड की जाती है और वहां पर एक IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट किया जाता है जो आपका जो है फॉर्म GSTINV01 के तहत बेसिकली वो मेंशन किया जाता है। Provided that the commissioner may on the recommendation of the council by notification exempt a person or class of registered person from issuance of invoice under this subgroup। तो कुछ क्लास ऑफ पर्संस को जो है एग्जाम्प्ट किया जा सकता है फ्रॉम इशूइंग ई इनवॉइस। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, नोटिफिकेशन नंबर 13/2020 जिसमें कहा गया है कि except as respect things done or omitted to be done before such suppression hereby notifies registered person other than those referred to in subrule 2, subrule 3, subrule 4, subrule 4A of rule 54 of the said rules whose aggregate turnover in a financial year exceeds 100 crore rupees as a class of registered person who shall prepare invoice and other prescribed documents in terms of subrule 4 of rule 48 of the said rules in respect of supply of goods or services or both to a registered person। तो बेसिकली जिनके भी टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है वो रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में उनको क्या करना होगा, ई इनवॉइस जनरेट करना होगा, बेसिकली IRN नंबर जो है वो जनरेट करना होगा। आफ्टर दैट रूल 49 जो बात करता है बिल ऑफ सप्लाई की, तो बिल ऑफ सप्लाई के अंदर क्या क्या पर्टिकुलर्स होने चाहिए वो पर्टिकुलर्स यहाँ पर बताए गए हैं। ऑलरेडी जो है वही पर्टिकुलर्स है जो हमने रूल 46 में डिस्कस किए। हालांकि रूल 46 में जो है हमें ज्यादा पर्टिकुलर्स मेंशन करने होते हैं, लेकिन बिल ऑफ सप्लाई के केस में जैसा कि आपको पता है एग्जम्प्टेड गुड्स के केस में बिल ऑफ सप्लाई इशू की जाती है या फिर एक कंपोजिशन डीलर के केस में बिल ऑफ सप्लाई इशू की जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में टैक्स की कोई बात नहीं होती, तो इसलिए आप देख पाएंगे कि यहाँ पर टैक्स की कोई भी बात पर्टिकुलर्स के अंदर नहीं की गई है। A bill of supply referred to in clause C of subsection 3 of section 31 shall be issued by the supplier containing the following details। क्या क्या डिटेल्स है, नेम, एड्रेस, GSTN ऑफ द सप्लायर। तो सेम आपको रूल 46 में भी देखने को मिला था, यहाँ पर भी आपको जो है सप्लायर का नेम, सप्लायर का एड्रेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर जो है मेंशन करना होगा ऑन द बिल ऑफ सप्लाई। A consecutive serial number not exceeding 16 characters in one or multiple series containing alphabets, numbers or special characters, hyphen, dash or slash and any combination thereof unique for a financial year। तो यही कंडीशन 46 रूल 46 में टैक्स इनवॉइस के लिए बताई गई थी, वही सिचुएशन आपको बिल ऑफ सप्लाई के अंदर भी बताई गई है। डेट ऑफ इट्स इशू, कब आपने बिल ऑफ सप्लाई इशू की है, नेम, एड्रेस एंड GSTN ऑफ
the buyer of the recipient if he is registered, and if he is not registered, तो in that situation आपको जो है नेम एड्रेस ऑफ द बायर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बायर रिक्वेस्ट कर सकता है तो आप मेंशन कर सकते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे, यहां पर ना ही तो प्लेस ऑफ सप्लाई की कोई बात की गई है, ना ही जो है स्टेट कोड की बात की गई है। रीजन बीइंग, जनरली आप देखेंगे बिल ऑफ सप्लाई जो है वो इन केस ऑफ कंपोजिशन डीलर जो है इंट्रास्टेट सप्लाई के केस में इशू किया जाता है, तो वहां पर कोई प्लेस ऑफ सप्लाई की बात नहीं होती, कोई टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए कोई प्लेस ऑफ सप्लाई की रेलिवेंस नहीं है। HSN कोड मेंशन करना जरूरी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज मेंशन करना जरूरी है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आफ्टर डिस्काउंट और अबेटमेंट मेंशन करना जरूरी है, सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जरूरी है। उनके अलावा आप यहां पर देखेंगे रूल 46 में 18 पर्टिकुलर्स बताए गए थे, जबकि यहां पर आपको जो है सिर्फ 8 ही पर्टिकुलर्स बताए गए हैं। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजोस टू रूल 46 shall mutatis mutandis apply to the bill of supply issued under this rule। तो रूल 46 में जो भी प्रोविजोस बताए गए थे वो सेम वे में बिल ऑफ सप्लाई के केस में भी एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद रिसिप्ट वाउचर केस रूल 50 बताता है कि कौन कौन से पर्टिकुलर जो है रिसिप्ट वाउचर के अंदर होने चाहिए। तो ये वही पर्टिकुलर्स हैं जो आपको रूल 46 में बताए गए हैं। नेम, एड्रेस एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर ऑफ द सप्लायर, कंसेक्यूटिव सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग 16 कैरेक्टर्स in one or multiple series containing alphabets, numbers, special characters or combination thereof unique for a financial year, date of issue of receipt voucher, name, address, goods and service tax number of the recipient if he is registered, description of goods or services, अमाउंट ऑफ एडवांस टेकन, कितनी अमाउंट आपने एडवांस ली है जिसके लिए आप रिसिप्ट वाउचर इशू कर रहे हैं, रेट ऑफ टैक्स, तो मैंने आपको बताया था जब एडवांस रिसीव करते हैं, अगर गुड्स के रिगार्डिंग आप एडवांस रिसीव कर रहे हैं तो ऐसे में टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है जब आप गुड्स की सप्लाई करेंगे तब आपको इनवॉइस इशू करना होता है। रिसिप्ट वाउचर के केस में, गुड्स के केस में जो है एडवांस पर आपको जीएसटी पे करना नहीं होता है, लेकिन सर्विसेज के केस में अगर आप एडवांस रिसीव कर रहे हैं तो ऐसे में आपको जीएसटी की पेमेंट करनी होती है। तो यहाँ पर रेट ऑफ टैक्स और अमाउंट ऑफ टैक्स दोनों ही आपको बताना जरूरी है। प्लेस ऑफ सप्लाई, जैसा कि यहाँ पर टैक्स इन्वॉल्व है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी रेलिवेंट हो जाती है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। अगर रिवर्स चार्ज पर जो है रेसिपिएंट को टैक्स पे करने की लायबिलिटी है तो ऐसे में एज ए सप्लायर आप रिसिप्ट वाउचर अगर इशू कर रहे हैं तो आप उसमें मेंशन करेंगे कि इस पर जो है टैक्स पेबल जो पे करने की रिक्वायरमेंट है, जो लायबिलिटी है वो रेसिपिएंट की है। सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। अब मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर ए बी ने मिस्टर ए को कुछ एडवांस दिया, लेट्स से एडवांस फॉर सर्विसेज ही है, लेकिन यहां पर ना तो सर्विस आइडेंटिफाई है कि कौन सी सर्विस है, सर्विस आइडेंटिफाई नहीं है तो हमें यह नहीं पता चल पाएगा कि कौन सी टैक्स रेट अप्लाई होगी, 5%, 12%, 18%, 28%। एंड सेकेंडली हमें यह भी नहीं पता है कि ये सप्लाई जो है इंटरस्टेट सप्लाई होगी या फिर इंट्रास्टेट सप्लाई होगी। यहाँ पर मियरली एक एडवांस दे दिया गया, तो ऐसे में अब टैक्स कैसे पे किया जाएगा, टैक्स की लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी, इसके लिए बताया गया प्रोवाइडेड दैट वेयर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस द टैक्स ऑफ रेट इज नॉट डिटरमिनेबल, द टैक्स शैल बी पेड एट द रेट ऑफ 18%। अगर आपको टैक्स रेट नहीं पता है एडवांस देते समय तो आप 18% के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेंगे। द नेचर ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमिनेबल, द सेम शैल बी ट्रीटेड एज इंटरस्टेट सप्लाई। तो वो क्या मानी जाएगी, इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी और अकॉर्डिंगली आईजीएसटी पे किया जाएगा। उसके बाद रूल 51 में जो रिफंड वाउचर इशू करना होता है उसके रिगार्डिंग बताया गया कौन कौन से पर्टिकुलर्स इंक्लूड किए जाएंगे। सेम वही पर्टिकुलर्स है जो रिसिप्ट वाउचर के केस में आपने देखे थे। इसी तरह पेमेंट वाउचर के केस में भी सेम पर्टिकुलर्स आपको दिए गए हैं। पेमेंट वाउचर के केस में रूल 53 जो बात करता है रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस एंड क्रेडिट और डेबिट नोट्स। तो पहले हम बात करेंगे रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस की।
तो एक रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस जो कि हमने देखा था सेक्शन 31 के अंदर बताया गया था कि आप जो है रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं अगर डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट और डेट ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स नंबर में डिफरेंस है, तो ऐसे में रिवाइज्ड इनवॉइस आपको इशू करना होता है विद इन 30 डेज। तो यहाँ पर कहा गया रिवाइज्ड इनवॉइस के अंदर आपको नेम, एड्रेस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द सप्लायर मेंशन करना है। वही consecutive serial number not exceeding 16 characters in one or multiple series containing alphabets or numbers or special characters or combination thereof unique for the financial year. Date of issue of the document, name, address, GSTN of the recipient if he is registered, name, address of the recipient, address of delivery if recipient is not registered, unregistered, signature or digital signature of the supplier or his authorized representative. तो रिवाइज्ड इनवॉइस के केस में जो है आपको ये पर्टिकुलर्स मेंशन करना जरूरी है।